हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको दोस्तों पता ही है कि जो एनएम और जीएनएम के एग्ज़ाम सितंबर में होने जा रहे थे वो अब पोस्टपोन करके फरवरी 2024 में होने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस है जो एएनएम और जीएनएम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम्स जो भी है जैसे एचएल, नॉर्सेट या अन्य कोई एग्ज़ाम्स हैं नर्सिंग जो स्टाफ नर्सेज की वैकेंसी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस सेशन में हम करवाएंगे आपको। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है? ए ऑप्शन जीवन और अंगों की रक्षा करना, बी ऑप्शन आगे की चोटों को सीमित करने के लिए, सी ऑप्शन स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने के लिए, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। सबसे पहले तो दोस्तों कि प्राथमिक चिकित्सा होता क्या है? प्राथमिक चिकित्सा यानी एक्सीडेंटली कहीं पे अचानक से एक्सीडेंट हो गया है, क्या हो गया है? एक्सीडेंट हो गया है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो गई है जहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं या कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी है वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, उससे पहले जो कोई भी पर्सन है वो जो नर्सिंग स्टाफ नहीं है, हेल्थ वर्कर नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्थ वर्कर या हेल्थ जो स्टाफ हो नर्सिंग स्टाफ ही हो, कोई भी पर्सन हेल्थ वर्कर या जो उनके पहुंचने से पहले कोई भी चिकित्सा देता है या ट्रीटमेंट करता है, बचाव करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक चिकित्सा। जैसे कि कहीं पे एक्सीडेंटली बस एक्सीडेंट हो गया है या बाइक एक्सीडेंट हो गया है तो उन लोगों को वहाँ पर मौजूद कोई भी अन्य पर्सन्स है उसके द्वारा उनका ट्रीटमेंट करना, उसको क्या बोला जाता है? प्राथमिक चिकित्सा बोला जाता है। तो उसका उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। तो जीवन और अंगों की रक्षा करना ये भी उद्देश्य है। आगे की चोटों को सीमित करने के लिए, यानी उसमें ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है कि जो मान लो किसी पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो जाए या अन्य कोई ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए जिससे उसकी जो जीवन है उसको हानि हो, उसको रोकने के लिए, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने के लिए, यानी उसकी जो परेशानियां हैं या कोई भी हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम है उसको वहीं तक रोकने के लिए या उसको जो स्वास्थ्य है लाभ है उसको बढ़ावा देने के लिए भी ये भी उसका उद्देश्य है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? डी, यानी उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भारत में ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना को किस रूप में जाना जाता है? भारत में ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना को किस रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन नगर परिषद, बी ऑप्शन जिला परिषद, सी ऑप्शन पंचायती राज और डी ऑप्शन राज्यसभा। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा पंचायती राज, यानी इन्होंने गांव में पूछा है ग्रामीण स्वशासन में, तो इन्होंने गांव के लिए पूछा है, तो यहाँ पे पंचायती राज हमारा सी ऑप्शन है वो क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जो इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है? वर्क या फंक्शन क्या होता है? जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे पीएचसी या सीएचसी या वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनकी जो स्वास्थ्य केंद्र है उनकी क्या करना? स्थापना करना। स्कूल है उसकी स्थापना करना। अगर गांव में ऐसे है कि वहाँ पे स्कूल नहीं है तो उसकी स्थापना करना भी इसका उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा और इसमें क्या काम होता है? जो गांव की बेसिक नीड्स जैसे कि सड़कों का निर्माण करवाना या जल निकासी है उसकी व्यवस्था करना, बिजली और जो पानी की आपूर्ति है उसकी यानी उसको सप्लाई भी करना पंचायती राज का काम होता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन होता है। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है। ये होते हैं जो गर्भधारण है उसको रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ की जाती है, यानी प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकने के लिए ये पिल्स यूज़ की जाती है फीमेल के द्वारा। तो ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, बी ऑप्शन ओनली प्रोजेस्टेरोन, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ अबव। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ए एंड बी दोनों, यानी इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी होता है और ओनली प्रोजेस्टेरोन वाली भी टैबलेट पाई होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सी हमारा राइट आंसर रहेगा। जो केवल प्रोजेस्टेरोन वाली टैबलेट है उसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है, कौन सी, मिनी पिल के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, ओनली प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है और जो ऑरल पिल्स है में प्रेजेंट हार्मोन होता है उसका वर्क क्या होता है, उसका वर्क होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ये क्या करती है, जो फीमेल है उसमें क्या करती है, ओवुलेशन को रोकती है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो वुमेन है वो रेगुलर इसका यूज़ कर रही है तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी फीमेल में देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। साइड इफ़ेक्ट भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें साइड इफ़ेक्ट में कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसमें ब्रेस्ट पेन हो सकता है, उसमें इन्फ्लामेशन प्रेजेंट हो सकती है, हेडेक हो सकता है उसको, और साथ में ही उसे इरिटेटिंग भी हो सकती है। साथ में उसको जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी जो अनियमित मासिक धर्म भी प्रेजेंट हो सकता है। ये कुछ दिनों तक रहता है, इसके बाद में नॉर्मल हो जाता है। बेस्ट जो ज़्यादातर साइंस जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं उसमें ब्रेस्ट पेन और उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, और जो हेडेक देखने को मिलता है, इरिटेशन देखने को मिलता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वुमेन में जो रेगुलर यूज़ कर रही है इसका। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, ए और बी दोनों, सी हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलिजा का पूरा नाम क्या है। एलिजा यानी ये एक क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम है, क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है एड्स के डायग्नोस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो डिजीज़ है उसकी प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एलिजा जो टेस्ट है वो एड्स में यूज़ किया जाता है कि नहीं किया जाता, या किसके लिए, कौन से जो डिजीज़ है उसके डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर रहेगा एड्स के लिए। 1970 में ये डेवलप हुआ था, इसके बाद से इसका जो लगातार यूजेस है वो इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। हमारा ए ऑप्शन क्या है, एंजाइम लाइसेस इम्यून सॉल्यूशन एक्टिविटी। बी ऑप्शन क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेट एसे। सी ऑप्शन एंजाइम लिंक्ड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एक्टिविटी। डी ऑप्शन क्या है, एंजाइम लाइसेस इम्यून सॉल्यूशन एसे। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेट एसे हमारा बी हमारा राइट आंसर रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसे स्टार कर सकते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। एलिजा का पूरा नाम क्या है, या निम्न जो एलिजा टेस्ट है वो किसके डायग्नोस्टिक के लिए किया जाता है। लगभग इसमें सबसे ज़्यादा इसके एलिजा है उसकी फुल फॉर्म के बारे में ही पूछा जा सकता है, तो आप इसे अलग से नोट कर लें और स्टार भी कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ह्यूमन डिजीज़, यानी जो डिजीज़ है ह्यूमन में होने वाला है, जीवाणु के कारण होता है या बैक्टीरिया के या जीवाणु के कारण होता है। ए ऑप्शन है टाइफाइड, बी ऑप्शन है मिजल्स, सी ऑप्शन है पोलियो, डी ऑप्शन है टीबी। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा टाइफाइड। यानी जो टाइफाइड है ये क्या होता है, बैक्टीरिया
के कारण होता है, बैक्टीरियल के कारण, यानी ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। और इसमें एक टेस्ट किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या, और उसका नाम क्या है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट। आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछा जा सकता है, मोस्टली इम्पोर्टेंट ये जो विडाल टेस्ट है इसका बहुत बार पूछा गया है कि विडाल टेस्ट कौन से डिजीज़ में किया जाता है। तो विडाल टेस्ट ओनली टाइफाइड जो डिजीज़ है उसमें ही किया जाता है। तो जो मिजल्स है, पोलियो है, टीबी, जो टीबी है, ये किससे होने वाले डिजीज़ हैं, ये मिजल्स, पोलियो और टीबी। इसमें हमारा ये जो राइट आंसर रहेगा टाइफाइड है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। सॉरी, ये भी क्या है, एक जो बैक्टीरियल डिजीज़ है। यहाँ पे ऑप्शन मिस प्रिंटिंग की वजह से हेपेटाइटिस बी डालना था, लेकिन यहाँ पे अदर डाल दिया गया है। इस ऑप्शन को आप काटिए और हेपेटाइटिस बी डी होगा। तो हमारा इसमें हम राइट आंसर कह सकते हैं कि ए है। वैसे हम टाइफाइड और जो टीबी है उसको भी बोल सकते हैं, लेकिन अब हमारा जो राइट आंसर रहेगा टाइफाइड रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक कार्य है प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा का नहीं है। यानी जो आशा है वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आई थी। ये क्या होती है, कोई भी जो गांव है, ग्रामीण इलाका है, वहाँ के लोग हैं उनकी जानकार जो लेडीज़ है, तो वहाँ से एक आशा उठाई जाती है, यानी आशा के नाम का पद होता है। तो वो क्या करती है, 1000 पॉपुलेशन पर वर्क करते हैं। तो इसमें आशा का काम कौन सा नहीं है, यानी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे बहुत सारे काम आशा के होते हैं, तो उसमें आशा का काम कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन, नई गर्भधारण महिला का पंजीकरण करना, यानी कोई भी महिला है वो प्रेग्नेंट हुई है उसका पंजीकरण करना, डाटा को बनाए रखना। सी पोषण और टीकाकरण शिक्षा प्रदान करना। डी बच्चों के प्रसव का संचालन करना, यानी जो लेडीज़ है उसके प्रसव को करवाना। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। यानी प्रसव करवाने का काम है वो किसका, आशा का नहीं है। 1000 की जनसंख्या पर ये क्या की जाती है, नियोजित की जाती है। जो ये महिला है इसकी एज लगभग 25 ईयर से ऊपर होनी चाहिए और ये उसी गांव की ही होनी चाहिए जिस फील्ड में ये काम कर रही है, यानी जिस फील्ड में ये काम कर रही है वहीं की ही एक महिला होनी चाहिए। 1000 की जनसंख्या पर इसकी नियुक्ति की जाती है। और ये कब आई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ में आई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया था ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोस अपने चैनल पर डाल रखे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिशन इंद्रधनुष में कौन सा रोग शामिल नहीं है। मिशन इंद्रधनुष में कौन सा रोग शामिल नहीं है। मिशन इंद्रधनुष में सबसे पहले तो है ये कब स्टार्ट किया गया, ये स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2014 को। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कौन सा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, वो कौन से किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो स्टार्ट किया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसमें लक्षित जो डिजीज़ थे वो कौन कौन से थे इसमें, यानी जो इसका जो मेन एम था वो क्या था कि 2 वर्ष से कम बच्चे हैं उनका और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को चलाना या टीकाकरण करना, इसका क्या था, एम रखा गया था। और इसमें कौन कौन से डिजीज़ शामिल थे, फर्स्ट था डिप्टीरिया, काली खांसी यानी वूपिंग कफ, और इसमें टेटनस,
पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ये सारे ऐसे डिजीज़ थे जो इसमें शामिल किए गए थे कि इनसे संबंधित अगर किसी बच्चे का या महिला का जो टीकाकरण या इम्यूनाइज नहीं हुए हैं तो उनका क्या करना, इम्यूनाइजेशन करना, टीकाकरण करना, इसका उद्देश्य रखा गया था। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन है टेटनस, बी ऑप्शन है वुपिंग कफ, सी ऑप्शन है कैटरैक्ट और डी ऑप्शन है आयल। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? सी हमारा राइट आंसर रहेगा कि जो कैटरैक्ट है उसको शामिल नहीं किया गया था, मिशन इंद्रधनुष में कैटरैक्ट डिजीज है उसको शामिल नहीं किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किडनी फेलियर वाले रोगी की आहार किस प्रकार की होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको शायद ही कोई बताएगा। ए ऑप्शन है कम प्रोटीन कम सोडियम कम पोटेशियम, बी ऑप्शन है कम प्रोटीन अधिक सोडियम, सी ऑप्शन है अधिक प्रोटीन अधिक पोटेशियम, डी ऑप्शन है अधिक कैल्शियम अधिक प्रोटीन। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? ए हमारा राइट आंसर रहेगा कि कम प्रोटीन कम सोडियम कम पोटेशियम। तो हमारा इसमें राइट आंसर ए रहने वाला है। अगर बात की जाए कि कम प्रोटीन वाले पदार्थ में जो किडनी फेलियर वाले रोगी है वो क्या ले सकते हैं, तो इसमें सेब, केला, चावल, पास्ता, जौ, पत्तेदार साग, सब्जी आदि इसमें शामिल किए जा सकते हैं। कम सोडियम में तो सूखे मेवे और जिसमें सूखे मेवे, जामुन, चावल, आलू आदि शामिल किए जा सकते हैं। अगर बात की जाए कि कम पोटेशियम वाले कौन कौन से जो खाद्य पदार्थ हैं या डाइट है वो लेनी चाहिए, तो उसमें केले, पालक, किशमिश आदि शामिल किए जा सकते हैं। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाहक तथा रोग का निम्न में से कौन सा मेल करता हुआ जोड़ा है, यानी निम्न में से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो एक साइड में वाहक है यानी उसको फैलाने वाले, डिजीज को फैलाने वाले, और एक साइड में है रोग, यानी ये यहाँ पे मेल दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा जो जोड़ा है वो सही है? ए ऑप्शन क्यूलेक्स फाइलेरियसिस, यानी क्यूलेक्स नाम का वाहक है वो फाइलेरियसिस डिजीज करता है। बी ऑप्शन है घरेलू मक्खी, पित्त, जवर, सी ऑप्शन जू, टाइफाइड, डी ऑप्शन स्टैंड प्लाई और प्लेग। तो हमारा इसमें क्या जो राइट आंसर क्या रहेगा? क्यूलेक्स मच्छर, जो क्यूलेक्स और फाइलेरियसिस ये जोड़ा हमारा सही रहेगा। ए ऑप्शन हमारा सही है। क्यूलेक्स क्या है? एक मच्छर की प्रजाति है जो क्या कौन सा डिजीज करती है? फाइलेरियसिस नामक का डिजीज ह्यूमन में करती है। घरेलू मक्खी, पित्त जवर। पित्त जवर किससे होता है? ये होता है एडिस इजिप्टी वायरस, एडिस इजिप्टी वायरस। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चंस है। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी जो उसके कारण ये डिजीज होता है। और प्लेग, प्लेग क्या है? शिरनिया पेस्टिस, शिरनिया पेस्टिस नामक जो वाहक है उसके द्वारा ये डिजीज होता है। कौन सा? प्लेग, सॉरी प्लेग ये डिजीज है। YSIRNIA, शिरनिया पेस्टिस नामक जो वाहक है उसके द्वारा प्लेग नामक डिजीज होता है। सैंड फ्लाई के द्वारा जो काला अजार डिजीज है, काला अजार डिजीज है वो सैंड फ्लाई के द्वारा अकर होता है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? क्यूलेक्स फाइलेरियसिस ये जोड़ा है वो सही है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि वह अपने हार्मोन का सिक्रेशन खालिस्तान करती है। तो हम इसमें कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? ऐसी ग्लैंड्स जो हमारे सबसे पहले तो कि ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी टाइप की ग्लैंड? थ्री टाइप की ग्लैंड पाई जाती है। 3 टाइप की। फर्स्ट है एंडोक्राइन, दूसरी है एक्सोक्राइन
और तीसरी है मिक्स, यानी एंडो और जो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करती है, वो कौन सी होती है? मिक्स्ड टाइप ग्लैंड होती है। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है कि, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी इसमें सबसे पहले तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या करती है, जो अपना प्रोडक्ट है यानी हार्मोन है, ये क्या करती है, सीधे ब्लड है उसमें स्रावित करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है कि इसमें डक्ट होती है, वो डक्ट के थ्रू क्या करती है, अपने प्रोडक्ट है उसको जहाँ कहीं पर भी फंक्शंस है वहाँ पे इसको सिक्रेशन करती है या वहाँ पे उसको सप्लाई करती है। मिक्स टाइप की ग्लैंड क्या होती है, इसमें डक्ट भी पाई जाती है और डक्ट भी नहीं पाई जाती है, मिक्स टाइप की ग्लैंड भी होती है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? जीन के माध्यम से, गुणसूत्र के माध्यम से, सी ऑप्शन है सीधे रक्त में, डी ऑप्शन है ट्यूब के माध्यम से। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? सीधे रक्त के में क्या किया जाता है? सिक्रीशन किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है? सी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी के फंक्शंस को कंट्रोल करती है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके काम को कंट्रोल करने वाली कौन सी ऐसी एक ग्लैंड है जो उनके काम को कंट्रोल करती है? तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? थायराइड ग्लैंड, बी ऑप्शन है पीनियल ग्लैंड, सी ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, डी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट आंसर रहेगा। इसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है, कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है, इसको कौन सी? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये बहुत सारी जो ग्लैंड्स है, थायराइड, ओवरीज, टेस्टिस आदि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको क्या करती है? कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल करती है। और जो मास्टर ग्लैंड है उसको भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये क्या है? ब्रेन का बिग पार्ट है, ये भी क्या करता है? ये क्या करता है? ब्रेन का बिग पार्ट है, ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। साथ में इसका एक अदर फंक्शन है जो मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका एक और फंक्शन है। क्या फंक्शन है? कि ये ग्रोथ मेटाबॉलिज्म और जो भी अदर ऑर्गन्स है जैसे रिप्रोडक्शन है, जो अदर वर्क है उनको भी क्या करती है? रेगुलेट करती है। ग्रोथ होगी या मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन है, जो आदि फंक्शंस है उनको क्या करती है? रेगुलेट करती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्लैंड है ये। और ये इसके साथ में ही थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है और ये कहाँ पे? गले के बेस में, जो गला है उसके बेस में ये प्रेजेंट होती है। पीनियल ये मटर के स्ट्रक्चर के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये कहाँ होती है? ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है और इसका रंग लाल भूरा रंग का होता है, यानी रेड ब्राउन टाइप की ये ग्लैंड होती है जो मटर सेप्ट ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड है, ये क्या होती है? ये ह्यूमन बॉडी में संख्या में 2 प्रेजेंट होती है। साथ में ही ये कहाँ पाई जाती है? जो हमारी किडनी है, 2 किडनियाँ होती है, इन किडनियों के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होती है और ये एड्रिनल जो हार्मोन है उनका सिक्रेशन करती है। साथ में ही एड्रिनल हार्मोन है वो क्या करते हैं? हमारे जो भी एक्टिविटी है, यानी जैसे कि क्रोध आ गया, गुस्सा या एंजाइटी है, उसको कंट्रोल करने का, उसके अगेंस्ट वर्क करने का काम जो एड्रिनल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट हार्मोन है एड्रिनल, वो इसके थ्रू काम करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के नाम से जाना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये अक्सर पूछा गया क्वेश्चंस है। ए ऑप्शन मुदलियार समिति, बी ऑप्शन श्रीवास्तव समिति, सी ऑप्शन जंगलवाला समिति, डी ऑप्शन मुखर्जी समिति। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा मुदलियार समिति। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष की बात आती है तो डॉक्टर
A.L. मुदलियार। कौन थे? मुदलियार, यानी A.L. मुदलियार, डॉक्टर A.L. मुदलियार। ये 1962 में स्थापित की गई थी, बनाई गई थी, गठित की गई थी। जो डॉक्टर A.L. मुदलियार हैं वो इसके अध्यक्ष थे। तो हमारा जो राइट आंसर क्या रहेगा? ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 1974 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1974 में चिकित्सा शिक्षा और सहायक जनशक्ति के लिए नियुक्त की गई समिति कौन सी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको विस्तार कर सकते हैं। ए ऑप्शन मुदलियार कमेटी, बी ऑप्शन चड्ढा कमेटी, सी ऑप्शन मुखर्जी कमेटी, डी ऑप्शन करतार सिंह कमेटी। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? करतार सिंह कमेटी हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम क्या था? उनके अध्यक्ष का नाम था करतार सिंह ही उसके अध्यक्ष का नाम था। सचिव है, उनका नाम क्या था? करतार सिंह था। और ये 1972 में गठित की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर जो कमेटीज़ है उनके एम के बारे में, उनके जो फंक्शंस है उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके साथ में ही इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस ये बताया गया है। तो और इनके साथ में ही क्या पूछा जा सकता है? उनके अध्यक्ष के बारे में, गठित की गई जो सन है, टाइम है, उनके बारे में भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। चड्ढा कमेटी है वो 1963 में गठित की गई थी। और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे? M.S. चड्ढा, डॉक्टर M.S. चड्ढा। और अगर बात की जाए कि मुखर्जी कमेटी है, ये कब? 1965 में मुखर्जी कमेटी। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2019 का विषय क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अक्सर थीम जो विषय है उसके बारे में पूछा जाता है। यानी कोई भी नेशनल हेल्थ डे है या वर्ल्ड हेल्थ डे है, वर्ल्ड हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डे है, उससे रिलेटेड हर साल नई थीम और नए विषय बनाए जाते हैं। तो इसमें 2019 में जब विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया तो उसका थीम क्या रखा गया, विषय क्या रखा गया था? ए ऑप्शन बदलती दुनिया में युवा और मानसिक स्वास्थ्य, बी ऑप्शन मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा, सी ऑप्शन मानसिक स्वास्थ्य में गरिमा, डी ऑप्शन मानसिक स्वास्थ्य से संवर्धन और आत्महत्या रोकथाम। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर ये रहेगा मानसिक स्वास्थ्य से संवर्धन और आत्महत्या रोकथाम। ये हमारा राइट आंसर रहेगा डी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 10 अक्टूबर आने वाला है। अभी आज 2 अक्टूबर है। मैं आपको गांधी जयंती और लाल बहादुर जयंती की शुभकामनाएं देना भूल गई। आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, उनकी जो जयंती आपको बधाइयाँ हो आपको इसकी। तो 10 अक्टूबर आज जो है उसकी क्या किया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका एम क्या होता है? वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ के मुद्दों के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना। यानी वर्ल्ड है उसमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी केसेस है, जो भी डिजीज़ है, उनके बारे में उनके बारे में क्या करना? लोगों के अंदर अवेयरनेस को इंक्रीज करना, बढ़ाना, इसका काम बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? यानी इनमें से विद्यार्थी है उनके मानसिक जो मेंटल हेल्थ है उसको बनाए रखने के लिए ऐसे कौन से फंक्शंस है जो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, हम इस क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ए ऑप्शन है शहर शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, बी ऑप्शन पाठ्यक्रम में संशोधन, सी ऑप्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, डी ऑप्शन रुचि में भिन्नता का ध्यान रखना। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? पाठ्यक्रम में संशोधन, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंसिपल हेल्थ एजुकेशन का नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। यूपीएसएससी एग्जाम्स है स्टाफ नर्स का, उसके अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन अननोन टू नॉन, बी ऑप्शन कंप्रिहेंशन, सी ऑप्शन क्रेडिबिलिटी, डी ऑप्शन इंटरेस्ट। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, अननोन टू नॉन। ये क्या है, इसका जो हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। कंपैरिजन यानी जो हेल्थ एजुकेशन है वो लोगों को विस्तृत होनी चाहिए, यानी लोगों को कोई भी टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन का, मान लो हैंड वॉशिंग का टॉपिक है, तो उस टॉपिक को लोगों, हैंड वॉशिंग का टॉपिक है तो लोगों में हैंड वॉशिंग के को विस्तार से बताना चाहिए कि हैंड वॉशिंग क्या है, क्यों करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं और इसके लिए क्या मेथड यूज़ की जाती है, कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, विस्तृत और विस्तार तरीके से साथ में ही प्रोसीजर करके दिखाया जाना चाहिए, यानी कंपैरिजन विस्तृत विस्तार से बताया जाना चाहिए। क्रेडिबिलिटी यानी इसमें क्या है, लोगों में इसका ट्रस्ट होना चाहिए, यानी विश्वसनीय होनी चाहिए, यानी कोई भी लॉजिक होना चाहिए। मान लो हैंड वॉशिंग है तो उसकी जो टेक्निक्स है या कोई भी पॉइंट है उसकी क्या होनी चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, ट्रस्टेड होनी चाहिए कोई भी मेथड है। इंटरेस्ट यानी साथ में ही लोगों का इंटरेस्ट भी देखना ज़रूरी है। प्रिंसिपल में ये भी इन्वॉल्व होता है कि हम हेल्थ एजुकेशन किसी पर्सन को या पर्सन ग्रुप को दे रहे हैं तो उसका उस हेल्थ एजुकेशन के टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट कितना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या है, अननोन टू नोन, यानी ए हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसव पीड़ा वाली महिला को क्या कहा जाता है, यानी ऐसी जो महिला जिसको बार बार जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही हैं, उसको पेन हो रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब होता है गर्भ धारण की संख्या, यानी लेडीज़ ने कितनी बार उसने अपने को गर्भ धारण किया है, चाहे वो एबॉर्शन ही, इसमें एबॉर्शन भी शामिल किए जाते हैं। प्रसवोन्मुख पैरा, पैरा का मतलब होता है कि कितनी बार प्रसव हुआ है, यानी उसमें सारे ही शामिल किए जाते हैं, चाहे वो उसमें शामिल ऐसे कितनी बार प्रसव हुआ है, प्रसव को शामिल किया जाता है। ग्रेविडा में एबॉर्शन कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है वो संख्या शामिल की जाती है। इसमें पैरा में क्या किया जाता है, पैरा में कितनी बार प्रसव हुआ है, या वो क्या होता है, या तो चाहे जो डेड बर्थ है वो भी हुआ हो बच्चे का, वो भी इसमें शामिल किया जाता है, यानी जो लेडीज़ है उसको कितनी बार लेबर हुआ है, प्रसव हुआ है, डिलीवरी हुई है। और डी ऑप्शन में प्यूरपेरियम, तो प्यूरपेरिया में क्या होता है, बच्चे के जन्म के बाद की अवधि होती है, यानी बच्चे ने जन्म ले लिया उसके बाद की जो स्टेज होती है उसको क्या बोला जाता है, प्यूरपेरिया के नाम से बोला जाता है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी पूछा गया क्वेश्चंस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा NRHM का घटक नहीं है। सबसे पहले तो NRHM क्या है, आप हमें इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में फटाफट से छाप दीजिए। इसमें क्या है, आशा बी ऑप्शन है, GSY सी ऑप्शन है, अंडर 5 क्लिनिक डी ऑप्शन है, RCH प्रोग्राम। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, अंडर 5 क्लिनिक हमारा राइट आंसर रहेगा। आशा तो आपको मैंने बताई है, GSY जननी सुरक्षा प्रोग्राम, RCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, अंडर 5 क्लिनिक रहेगा। तो इसमें अंडर 5 क्लिनिक में क्या किया जाता है, एक ही छत के नीचे 5 वर्ष से कम, यानी 5 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाता है, डायग्नोस्टिक जो भी इनकरेजेबल और ट्रीटमेंट, और साथ में रेफरल्स और जो एजुकेशनल सर्विसेज है वो क्या करवाई जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है अंडर 5 क्लिनिक में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समेकित बाल विकास सेवाओं का उद्देश्य क्या है।
ए ऑप्शन है 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य में सुधार। बी ऑप्शन बाल मृत्यु दर को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। डी ऑप्शन है स्वास्थ्य संवर्धन हेतु स्वास्थ्य सेवा केंद्र उपलब्ध करना। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर ए रहेगा कि जो 6 वर्ष से कम बच्चे हैं तो उनके पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना समेकित बाल विकास सेवाएं हैं, उनका एम रखा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समेकित बाल विकास सेवाएं हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए कि ये कब स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को, यानी आज के ही दिन इसको स्टार्ट किया गया था, बट सन 1975 था। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, संचारी रोग की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम किस से होती है? ए ऑप्शन इम्यूनाइजेशन, बी ऑप्शन प्राइमरी डायग्नोसिस, सी ऑप्शन स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, डी ऑप्शन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो हमारे इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले तो संचारी रोग क्या होते हैं? संचारी रोग होते हैं कि ऐसे रोग जो किसी एक पर्सन में हो गए हैं, वो कोई भी मेथड के द्वारा, चाहे वो ड्रॉपलेट हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, उसके द्वारा क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। किसमें? किसी अनदर हेल्दी पर्सन में या किसी अनदर हेल्दी पर्सन में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो डिजीज़ किसकी कैटेगरी में आते हैं? संचारी रोग की कैटेगरी में आते हैं, जैसे टीबी, मिजल्स, पोलियो, ये सारे डिजीज़ है वो क्या है? संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ के कैटेगरी में आते हैं। अगर बात की जाए कि इन्फेक्शन जो असंचारी रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उनमें कौन से आते हैं? डायबिटीज़, मेलाइटस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, ये सारे डिजीज़ किस में आते हैं? किडनी फेलर है, ये सारे डिजीज़ किस में आते हैं? असंचारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में शामिल किए जाते हैं। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? संचारी रोग की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम किससे होती है, यानी कौन सी ऐसी मेथड है निम्न में इसमें जो क्या करती है? संचारी रोग की रोकथाम प्राथमिक करती है। सबसे पहले क्या होता है? इम्यूनाइजेशन, यानी सबसे पहले हम इम्यूनाइजेशन करके रोग है उसकी प्राथमिक जो रोकथाम कर सकते हैं। दूसरी होती है उसका स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, और थर्ड होता है प्राइमरी डायग्नोसिस, यानी उसका फटाफट से डायग्नोस करो और डिजीज़ का ट्रीटमेंट करो। तो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा ए, हमारा राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के क्वेश्चंस में से आपको कितने आ रहे थे, सही थे, कितने गलत थे, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।